और अब आते हैं उस खबर पर जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अब अपने आखिरी चुनावी रणनीतियों को सियासत के मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी से लेकर कई बड़े सियासतदार सीमांचल में क्यों प्रचार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी पूरा सोच भी न सके। लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। जैसे जैसे बिहार में वोटिंग का वक्त घटता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बिहार में पीएम मोदी की 2 रैलियां हुई और दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोला, वो विपक्ष को चुभने वाला है। आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। पीएम मोदी ने जब मुख्यमंत्री के पद और कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया, तो पीएम मोदी के बयानों की ये तीर विपक्ष को रास नहीं आया। तेजस्वी यादव ने इस बयान पर पलटवार भी किया। जिसकी जैसी भावना है, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए महज 2 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले हर दल चाहता है कि समीकरण उसी के पाले में सेट हो। विपक्ष भी इसी कवायद में जुटा है और सत्ता पक्ष भी। और इसी कवायद में पीएम मोदी ने सोमवार को कोसी सीमांचल का समीकरण साधा। कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके बिहार का बदला लेना शुरू किया। नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। दरअसल विपक्ष पर पीएम मोदी के इस हमले के पीछे वो सियासी समीकरण माने जा रहे हैं जो इस बार बिहार चुनाव को बदल सकते हैं। और वैसे भी पीएम मोदी जहां रैली करते हैं, वहां अक्सर बीजेपी को फायदा मिलता है।
सोमवार को पीएम मोदी ने कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के 13 जिलों की 62 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदले माने जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि विपक्ष ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया और बांका जिलों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। AIMIM और पहली बार चुनाव लड़ रही जन स्वराज पार्टी ने भी नए चेहरों को मौका दिया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बिहार की सत्ता का रास्ता तय करते हैं और बीजेपी का फोकस इन्हीं क्षेत्रों पर इस बार रहा है और ये बात विपक्ष भी जानता है। इसीलिए विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत इसी क्षेत्र में झोंक रखी है। सहरसा में पीएम मोदी थे तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सोहरसा के सोनबरसा से सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपनी दूसरी रैली सीमांचल के कटिहार जिले से की। यहाँ की सियासी लड़ाई भी इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये बाहुल्य क्षेत्र है और मैदान में नई पार्टी भी नए चेहरों के साथ है जो पारंपरिक मतों के बिखराव का बड़ा कारण बन सकता है। इसीलिए सभी दल इस क्षेत्र में पूरा जोर लगा रहे हैं। सीमांचल में जो कुल 24 सीटें हैं उनमें किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें आती हैं जहां करीब 68% मुस्लिम आबादी है और 2020 के चुनाव में एनडीए को 4 सीटों पर हार मिली थी जबकि महागठबंधन को 2 सीटें मिली थीं और AIMIM को भी 2 सीटें ही मिली थीं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर करीब 50% मुस्लिम आबादी है। यहाँ एनडीए को 2020 के चुनाव में 4 सीटों पर जीत मिली थी जबकि महागठबंधन और AIMIM को 1-1 सीट मिली थी। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर करीब 45% मुस्लिम आबादी है। यहाँ भी एनडीए को 2020 में 4 सीटों पर जीत मिली थी जबकि 3 पर महागठबंधन को। वहीं महागठबंधन का खाता नहीं खुला था। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों पर करीब 39% मुस्लिम आबादी है जहां एनडीए ने 2020 में 4 सीटें जीती थी। महागठबंधन को 1 सीट मिली थी जबकि AIMIM का खाता नहीं खुला था। यानी सीमांचल की आधी सीटों पर एनडीए का कब्जा 2020 में रहा था लेकिन इस बार एनडीए ये आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी दम लगा रहा है, इसीलिए पीएम मोदी की जनसभा इसका काउंटर माना जा रहा है। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया, एक पाई सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते, ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। फिलहाल बिहार में प्रचार अपने अंतिम दौर में है और पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है। इससे पहले सभी दल ज्यादा से ज्यादा जनता को साधना चाहते हैं और कामयाबी किसको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।